नमस्कार सभी किसान भाई बहनों का आप बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि हमारी सरकार लगातार हम किसानों के उद्धार के लिए, हमारी कृषि को बेहतर करने के लिए कई सारी योजनाएं लेके आती है। और हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री प्रणाम योजना भी लागू की है। लेकिन ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है, इससे हम किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा और कैसे हमारी कृषि समृद्ध होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कुमार पाठक जी, जो कि संयुक्त कृषि निदेशक हैं कृषि भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास है हम किसानों के उद्धार के लिए, हमारी कृषि बेहतर हो सके। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रणाम योजना ये क्या है और कैसे हम किसानों के लिए काम कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना भारत सरकार के द्वारा 23-24, 24-25, 25-26 3 वर्ष के लिए ये शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र में, फसल उत्पादन या बागवानी हर क्षेत्र में उर्वरकों का असंतुलित मात्रा में प्रयोग बढ़ता जा रहा है और कुछ उर्वरक बहुत ज़्यादा डाली जा रही हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण, सॉइल हेल्थ, उसकी मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो बहुत सारे नुकसान, इसलिए सरकार ने उनका संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आपने जो बातें बताई, उससे ये भी लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि जो हमारी जो भूमि है उसकी भी उर्वरक शक्ति बेहतर हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये योजना जो है वो सरकार की तरफ से लागू हुई। क्या ये सही है? हाँ, जैसे असंतुलित मात्रा में जब उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो इसमें ये हो जाए कि इस योजना का में खास बात यह है कि इस संतुलित मात्रा में जब उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो उससे जो उर्वरक आवश्यकता से अधिक उपयोग हो रही हैं, उनकी मात्रा कम होने से भारत सरकार उर्वरकों पे बहुत अधिक सब्सिडी देती है किसान को। जैसे यूरिया की एक बोरी पे लगभग 2,000 रुपये सब्सिडी होती है और कृषक भाई से 266 रुपये 50 पैसे लिया जाता है। इसी प्रकार डीएपी पे 1,350 रुपये किसान से लिया जाता है और 1,650 रुपये सब्सिडी होती है। तो सरकार का ये इसमें उद्देश्य ये है कि जो सब्सिडी बचेगी, उस बचत की सब्सिडी का 50% राज्य सरकार को किसान हित में योजनाएं लागू करने के लिए, किसानों के लिए ही उस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। ये उद्देश्य है इसका। सर, कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बहुत ही अहम कहावत है और कहीं ना कहीं हर वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है उस समय जब कोई नया आविष्कार किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, इसको लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ऐसा क्या सरकार को लग रहा था कि हाँ, ये कमी रह जा रही थी या इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको बेहतर करने के लिए इस योजना को लाना ज़रूरी है? क्या था उस वक्त सरकार के दिमाग में और सरकार इस योजना को ला करके किसानों को कैसे जो लाभ है वो देना चाहती है? देखिए, यूरिया सबसे अधिक प्रयोग हो रही किसान भाइयों में और यूरिया का इतना ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगा है कि जो टोटल खपत है उसका लगभग फर्टिलाइज़र की उसमें 74%, 72 से 74% अपने प्रदेश में नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है। तो अधिक मात्रा में जब यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन, यूरिया से मिलती है नाइट्रोजन, तो जब नाइट्रोजन मिट्टी में पौधे को अधिक मात्रा में मिलेगी तो उसकी बढ़वार तेज़ी से होगी और वो मुलायम हो जाएगा, सकुलेंट होगा, उसमें मुलायम होगा, रसीला होगा। तो उस पर कीड़े मकोड़े इतनी आसानी से अटैक करते हैं कि वो फिर उसकी फसल का नुकसान हो जाता है। कीड़े उसका रस चूस लेंगे, खा लेंगे। जैसे कम खाद डालेंगे तो थोड़ा उसमें मुलायम कम होगा तो कीड़े कम अटैक करते हैं, तो इससे किसान का नुकसान हो रहा। मिट्टी में जब ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो पानी के साथ बह के चली जाएगी, तो जो जलीय जीव जंतु माइक्रोब्स हैं उनके लिए हानिकारक है। हवा में नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है, वो मानव के लिए हानिकारक है। तो यानी कि मृदा, जीव, पौधा, मानव, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन सबके लिए हानिकारक है। तो इसलिए इन उर्वरकों के वैकल्पिक उर्वरक सरकार ने कहा है किसान भाई उपयोग करें, जिससे कि उनकी फसल पहले से अच्छी हो और उनकी फसल की लागत घटे। कि लागत घटेगी तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करें और जैविक खेती, एकीकृत
तत्व प्रबंधन, इन सब पे भी ध्यान दिया जाए। जी, मतलब कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना वो तीर है जिससे कई निशाने लगाए जा रहे हैं, जिससे कई लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, किसानों की फसल को भी बचाया जा रहा है, किसानों को बचाया जा रहा है, जीव जंतु को बचाया जा रहा है और मनुष्यों को भी बचाया जा रहा है। सर, आप वैकल्पिक खेती की बात कर रहे हैं या फिर अगर बात करी जाए वैकल्पिक उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो वैकल्पिक उर्वरक क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, क्यों ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करना आज के युग में? जैसे हमने बताया यूरिया, तो यूरिया के वैकल्पिक उर्वरक नैनो तरल यूरिया अभी पिछले वर्ष से शुरुआत हुई है। दूसरा सल्फर कोटेड यूरिया है, जिसको गोल्ड यूरिया के नाम से शुरू हुई है। यह अभी बिक्री के लिए सितंबर के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। तो सल्फर कोटेड यूरिया है। तो इनमें अंतर यह है कि जब नीम कोटेड यूरिया जो इस समय किसान भाई प्रचलित है, जो बाज़ार में प्रयोग कर रहे हैं, इसकी उपयोग दक्षता 30 से 35% है। यानी कि 30 से 35% नाइट्रोजन तो पौधे ले पाएंगे, बाकी 65-70% नाइट्रोजन बर्बाद हो गई। तो आखिर जो बर्बाद हुई तो उसकी कीमत बेकार हो गई। जो सल्फर कोटेड गोल्ड यूरिया है, इसकी उपयोग दक्षता 70% के आसपास है, तो यानी कि उससे 35-40% ज़्यादा है। तो जो खर्च कर रहे हैं वो किसान का उसकी फसल के रूप में मिलेगा। और धीरे धीरे ये रिलीज होती है, तो धीरे धीरे जब रिलीज होगी तो पौधा धीरे धीरे उसको लेता रहेगा। दानेदार ये नीम कोटेड यूरिया जल्दी रिलीज होती है, तुरंत जो है पानी के साथ घुल के बह जाएगी, उड़ जाएगी और 30% ही पौधा ले पाता है और ये 70% ले पाता है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा वैकल्पिक उर्वरक यूरिया का जो नैनो तरल यूरिया शुरू हुआ है। नैनो तरल यूरिया क्या है कि इसका जब स्प्रे होता है तो ये पत्तियों के माध्यम से पौधा लेता है, मिट्टी में नहीं है। तो इसका जो दानेदार यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो नैनो तरल यूरिया से रिप्लेस करने से फसल में भी फ़ायदा है और प्रदूषण और मृदा स्वास्थ्य में भी फ़ायदा है। चूँकि मिट्टी में नहीं गिरती है, पौधे की पत्तियों से लिया जाता है। तो नैनो तरल यूरिया के लिए ये है कि जो फसल 35 से 40 दिन की जब हो, तब उसको जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं किसान भाई, उसकी जगह पर इस नैनो तरल यूरिया का स्प्रे करें। तो उससे उनका जो मिट्टी में नहीं जाके पौधे सीधे मिलेगा। तो किस समय उपयोग करें, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नैनो तरल यूरिया का 35 से 40 दिन की जब फसल हो, पत्तियां बड़ी हो जाए, तब इसका छिड़काव किया जाए। इस तरह से DAP, इसके वैकल्पिक उर्वरक के रूप में नैनो DAP भी लॉन्च हुई है। ये भी मार्केट में उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट बहुत अच्छी उर्वरक है, SSP के नाम से जानते हैं, सिंगल सुपर के नाम से किसान भाई कहते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के साथ में सल्फर भी मिलती है और ये जो तेल की जितनी वाली जैसे तिलहन की फसलें हैं, आलू हैं, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका उपयोग करें। NP विभिन्न ग्रेड के हैं, NP का उपयोग करें। तो इस प्रकार DAP के भी ये वैकल्पिक उर्वरक हैं और यूरिया के वैकल्पिक उर्वरक हैं। दूसरा अगला बिंदु बताया था कि एकीकृत उर्वरक प्रबंधन, एकीकृत तत्व प्रबंधन। तो इसमें ये है कि हम रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ में हरी खाद के रूप में ढैंचा बोएं या मूंग की फसल को जायद में लेके पलट दें। तो जब हरी खाद मिट्टी में जब पड़ेगी तो आपको यूरिया देने की और कम आवश्यकता होगी। दूसरे मृदा स्वास्थ्य सुधार होगा, उसमें आपका ह्यूमस बढ़ेगा और कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, ये फायदे होंगे उसमें। तो सर, ये जो योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे जो वैकल्पिक उर्वरक है उसकी तरफ किसान अग्रसर होगा और अगर उसको अपनाता है तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान की भाषा में अगर समझा जाए तो किसान ये समझ रहा होगा कि पहले जो वो खेती कर रहा था इस योजना से पहले या फिर जिन उर्वरकों का वो छिड़काव कर रहा था, उससे उसको कितना नुकसान था वो भी वो जानना ज़रूर चाह रहा होगा। तो उसके बारे में भी ज़रा बताइए कि उस वक्त उसको कितना नुकसान हो रहा होगा और अगर वो इन चीज़ों को अपनाता है तो उसको कितना लाभ मिलेगा, उसकी फसलों को कितना लाभ मिलेगा, किस तरह से उसका फ़ायदा है। तो फ़ायदा जैसे हमने अभी बताया कि वैकल्पिक उर्वरक में जो दानेदार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 35 से 40 दिन पे करते थे, वो नहीं करेंगे और सल्फर कोटेड यूरिया आएगी तो जो उसमें 30% पौधे ले पाते हैं, 70% बर्बाद होती है और इसमें 70% लेंगे, 30% बर्बाद होगी। तो ये किसान का फ़ायदा हुआ। इतनी महंगी उर्वरक
किसान खरीद के अपनी फसल में डालेगा और फसल को फ़ायदा नहीं होगा तो और नुकसान होगा, मिट्टी पे होगा और आपका मृदा स्वास्थ्य खराब होगा, तो धीरे धीरे फसल भी आगे कम पैदावार देंगी। तो ये फ़ायदे हैं कि उसका इसमें जो धनराशि बर्बाद होती है उर्वरकों के रूप में वो बचेगी और फसल अच्छी होगी, मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमेशा के लिए आगे भी फसलें अच्छी होंगी उसमें। आने वाले समय की अगर बात करी जाए, क्योंकि आपने बताया कि अभी ये योजना जो है वो आने वाले समय में लंबा चलने वाली है और कहीं ना कहीं किसानों को इसकी जानकारी आप लोगों की तरफ से दी भी जा रही है, तो क्या इस योजना में कुछ और चीज़ों को जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को और नई जानकारियाँ दी जा सके, उनकी खेती किसानी को और बेहतर किया जा सके? हाँ, इसमें जो वैकल्पिक उर्वरकों का जैसे उपयोग को बताया, इसके बारे में जब अभी किसान करेंगे, इसके बाद अगर कुछ और नए तत्व की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में, क्योंकि मिट्टी की जांच और उसके बाद इन वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने के बाद जैसे एनपीके आते हैं विभिन्न ग्रेड के, एनपीके बहुत अच्छे हैं, उसमें संतुलित मात्रा में होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों चीज़ मिल जाती है। जैसे यूरिया से केवल नाइट्रोजन मिल रहा है, डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 ही तत्व मिल रहे हैं, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों तत्व मिल जा रहे हैं, तो संतुलित मात्रा में ही है। तो जैसे 12-32-16 एनपीके जो ग्रेड है ये सबसे अच्छा है कि इसमें जो इतना बैलेंस मात्रा में है, तो किसान भाई इसका प्रयोग करें डीएपी की जगह पे, तो ये अच्छा है। सिंगल सुपर फास्फेट बहुत अच्छी है, अभी हमने बताया था, ये करें। तो ये पर्याप्त मात्रा में बाजार में, सहकारिता क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में ये सारे उर्वरक उपलब्ध हैं। केवल यूरिया गोल्ड नहीं है, तो वो भी सितंबर तक भारत सरकार इसको मार्केट में लाएगी। जैसा कि अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर पूछा जाए सर आपसे कि शुरुआती अगर कोई किसान है, उसकी भूमि है, वो कोई फसल की खेती शुरू करने जा रहा है, उसने दिमाग में सोचा है कि बीज हमें बोने हैं, तो क्या शुरुआत होनी चाहिए वहाँ पर कि उसको ये जो वैकल्पिक उर्वरक है वहाँ पर कौन कौन से उसके दिमाग में होने चाहिए? सबसे पहला प्रक्रिया क्या हो कि मिट्टी की जांच करा लें, मिट्टी की जांच के बाद कौन सी वो प्रमुख चीज़ें हैं, कौन सी प्रमुख बातें हैं जिन पर उसको फोकस करना ज़रूरी है कि अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो जो हमारी खेती है वो भी बेहतर होगी और फसल भी अच्छी मिलेगी हमें? जब मिट्टी की जांच कराएंगे तो उसमें जो तत्व हैं तो वो फसल वार सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखे होते हैं। अगर उसको गेहूं की फसल लेनी है तो उसको कितनी मात्रा में एनपीके यूज करना है, प्रयोग करना है। अगर गन्ना लेना है या आलू लेना है तो वो जब मिट्टी की जांच कराएं तो अपनी जो फसल बोनी है, संभावित फसलें हैं, 2-4 फसलें उस क्षेत्र की हैं, तो उनके बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड में उसमें बताएं कि हमें इन फसलों के बारे में हमें बोना है, तो उनमें कितनी आवश्यकता होगी वो उसको मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर किसान भाई जो उर्वरक, वैकल्पिक उर्वरक हैं, ये कितनी मात्रा में उपयोग करना है, फिर वो अपना उस मांग के अनुसार जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसको तय करे कि हमें ये उर्वरक लेनी है। और जो बताया कि हरी खाद का ज़रूर करें, कंपोस्ट का उपयोग करें। इन सब के बाद में फिर कितनी मात्रा में वैकल्पिक उर्वरक लेने हैं, फिर उनकी मात्रा डिसाइड करके तब प्रयोग करें। और एक बार में पूरी मात्रा ना करके, जैसे आधी मात्रा बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग में नाइट्रोजन की और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा कर देना चाहिए। फिर 20 से 25 दिन पे आधी मात्रा नाइट्रोजन की, फिर अगले 20 दिन बाद वो दानेदार यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का स्प्रे करें। तो इस तरह से पूरा अपना प्लान तैयार करके और अच्छी खेती करें। जी, आप सब्सिडी का भी जिक्र कर रहे थे कि सब्सिडी भी किसानों को दी जाती है, तो क्या वो सब्सिडी अब किसी और माध्यम से किसानों को लाभ के जरिए दी जा सकती है? क्या उसके लिए कोई और प्लान बनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? हाँ, इसमें वैसे तो सरकार की ओर के लिए विभिन्न योजनाएं हैं कृषि विभाग की, हर क्षेत्र में, चाहे बीज हो, कृषि यंत्र हो, तमाम योजनाएं चल रही हैं विभाग की। लेकिन जो उर्वरक के क्षेत्र में ये सरकार ने जो सब्सिडी उर्वरकों पे दे रही हैं, जो अभी बताया था कि डीएपी पे 1650 रुपये है, यूरिया पे लगभग 2000 रुपये प्रति बोरी है। तो इस तरह से जब संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होगा तो उसमें जो सब्सिडी की धनराशि बचेगी, जिस राज्य की जितनी बचेगी, उसके सापेक्ष उसका 50% राज्य सरकार को दिया जाएगा और वो किसानों के हित में योजनाएं आवश्यकता अनुसार बनाएंगी और वो किसानों के लिए लाभदायी होंगी। ये क्षेत्र विशेष पर निर्भर है कि किस क्षेत्र में कौन सी योजना की आवश्यकता है, और जो योजना वर्तमान में नहीं चल रही है आवश्यक है इस तरह की योजनाएं, तो ये सरकार तय करेगी कि कौन कौन सी योजनाएं होंगी। इसका आकलन किया जाएगा और सक्षम स्तर से इसका निर्णय किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इस विषय पर ये जानकारी दी उसके आपको।
तो किसान भाइयों, आज हमने जाना प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में, और कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि जो हम किसान हैं, हमारी खेती किसानी बेहतर हो, हमारी फसलें अच्छी मिल सके, और इसके लिए कहीं ना कहीं वैकल्पिक उर्वरकों की जो बात कही जा रही है उससे हमारी फसलें भी बेहतर होंगी और हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप भी इस योजना के तहत लाभ उठाइए। हमारा एक कार्यक्रम देखते रहिए। आज का इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।